चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि आपके पास पेपर का ही सवाल है। स्प्रिंग 2021 के अटेम्प्ट का सवाल है, 5 मार्क्स की इसकी वेटेज है। रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं। कहता है यू हैव रिसेंटली जॉइंड एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ कॉर्प लिमिटेड। आप एक कंपनी के फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मैनेजर है। While reviewing the draft financial statement for the year ended 31 December 2020 prepared by the junior accountant, you have noted the following। हमारे जूनियर अकाउंटेंट ने हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दिए 31 दिसंबर 2020 के, जिसमें आपने ये नोट किया है। अच्छा, ये कॉम्प्रिहेंसिव सवाल था जिसमें 5-6 एडजस्टमेंट्स थी, लेकिन मैंने सिर्फ IAS 23 की एडजस्टमेंट यहाँ लिखी है क्योंकि हमने सिर्फ अभी IAS 23 कवर किया। कहते हैं CL is constructing a power generation plant for its factory. The project started on 1st Feb 2020 and would complete on 30 November 2021. The work remains suspended for 3 months. The project is financed through a long-term loan acquired specifically on 1st January 2020. The unutilized amount of the loan is kept in a separate saving account. The accountant has deducted income of separately saving account from full year interest on loan and presented the net amount as finance cost in the statement of profit and loss. कहते हैं कंपनी है जो कि एक पावर जनरेशन प्लांट बना रही है। 1 Feb 2020 पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, 30 नवंबर 2021 अगले साल कंप्लीट होगी। 3 महीने ये काम सस्पेंड रहा। प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग हमने एक लॉन्ग टर्म स्पेसिफिक लोन से की थी जो हमने 1 जनवरी 2020 पे लिया था, और जो भी अनयूटिलाइज अमाउंट था यानी कि सरप्लस फंड थे उसे हम सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट कर देते थे। अकाउंटेंट ने क्या करा कि जो जो सेविंग अकाउंट में इनकम आई उसे पूरे साल के इंटरेस्ट से माइनस किया, और जो भी नेट इंटरेस्ट आया उसने अपने P&L में फाइनेंस कॉस्ट यानी कि एक्सपेंस आउट कर दिया। कोई नंबर्स हमें सवाल में नहीं दिए। कहता है डिस्कस हाउ द अबव इशू शुड बी डेल्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS। तो मेरा ख्याल है कि इसमें लिखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन 5 मार्क्स कम है, तो अपने काम की, बहुत जरूरी काम की 5 बातें लिखनी है। यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे सर? सर पॉइंट नंबर 1, चूंकि लोन स्पेसिफिकली एक क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया था, तो इस लोन के ऊपर, इस बोरिंग के ऊपर जो बोरिंग कॉस्ट आएगी वो एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IAS 23 एक्सपेंस आउट नहीं होगी बल्कि एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगी। पॉइंट नंबर 2, चूंकि कंपनी ने स्पेसिफिक बोरिंग की है फॉर द पर्पस ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, तो बोरिंग कॉस्ट विल कैपिटलाइज ऐसे कैलकुलेट होगा, बोरिंग कॉस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग लेस इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन सरप्लस फंड। पॉइंट नंबर 3, बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी जब 3 बातें पूरी हो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आर इन प्रोसेस, एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड एंड बोरिंग कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड। पॉइंट नंबर 4, बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन सस्पेंड हो जाएगी अगर आपकी कंस्ट्रक्शन में सस्पेंशन आता है ड्यू टू एबनॉर्मल रीजंस। पॉइंट नंबर 5, when there is no capitalization of borrowing cost on borrowed funds, जब borrowed funds के ऊपर borrowing cost की capitalization नहीं है जैसे कि suspension period में, then there will be no reduction of investment income on surplus fund against such borrowing cost to be capitalized। तो इस केस में जो इनकम भी आ रही होगी वो borrowing cost पे capitalize को रिड्यूस नहीं करेगी। और एक और छठा पॉइंट भी हम लिख सकते हैं कि बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को आप रोक दोगे जब आपका एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाएगा। तो बजाय तो इसने एक सिनेरियो बना के दिया, लेकिन एक्चुअली ये थ्योरी का कॉपी पेस्ट का सवाल है। जो प्रेजेंटेशन में आपके सामने बातें लिखी ना उसमें से ही आपको 4-5 पॉइंट्स कॉपी पेस्ट करने हैं। सर कौन कौन से पॉइंट्स बता दूं मैं? जरा आए अपने पास प्रेजेंटेशन में। ऑब्वियसली ये जो पॉइंट्स मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ थोड़े बहुत सवाल के हिसाब से मोल्ड करके आपको लिखने चाहिए। सबसे पहले अगर आप पहली स्लाइड पर आए इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में जो ऑब्जेक्टिव आ रहा है आपको पॉइंट नंबर 1 ये लिखना चाहिए कि भाई IAS 23 के हिसाब से, IAS 23 के हिसाब से चूंकि हम एक क्वालिफाइंग एसेट बना रहे हैं फ्रॉम बोरोइंग्स, तो उसके ऊपर जो बोरिंग कॉस्ट आएगी आपकी कैपिटलाइज हो रही होगी। फिर हमारे पास
नेक्स्ट जो स्लाइड आ रही है, बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, इसका भी पॉइंट नंबर बनाना चाहिए। बेसिकली पॉइंट नंबर 1 और ऑब्जेक्टिव एक ही बात है। बोरिंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट must be capitalized as the cost of the asset. All other borrowing costs are recognized as an expense in the period in which they are incurred. इसके बाद अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पर आए तो हमारे पास आ रहा है स्पेसिफिक बोरिंग एंड जनरल बोरिंग। चूंकि इस सवाल में जनरल बोरिंग का कोई जिक्र ही नहीं था और मार्क्स भी वैसे ही कम है, तो जनरल बोरिंग के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। बस स्पेसिफिक बोरिंग की हेडिंग में जो लिखा हुआ है ना एक पैरा, व्हेन a specific borrowing is taken in order to obtain a qualifying asset, the borrowing costs eligible for capitalization are the actual borrowing costs incurred on that borrowing during the period less any investment income on the temporary investment of those borrowing। 3 पॉइंट्स हो गए। और फिर जो नेक्स्ट स्लाइड आ रही है पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन, इसके तो तीनों ही पॉइंट्स लिखने चाहिए कि बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कब स्टार्ट होगी। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड स्टार्ट व्हेन, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 सबको पता है ना, मैं कहां रीड कर रहा हूं। बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कब सस्पेंड होगी। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड बी सस्पेंडेड इफ डेवलपमेंट ऑफ द एसेट इज सस्पेंडेड फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। एंड सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन भी लिख लेना चाहिए कि बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को आप रोक दोगे जब आपका क्वालिफाइंग एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गया है। तो ये पॉइंट्स है जो कि हमें 5-6 पॉइंट्स है जो कि हमने सवाल के सॉल्यूशन में लिखने हैं। क्या ये मैनेज हो जाएगा हमसे? आगे बढ़ता है।